हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे। सो हाउ इज़ द जोश राइट नाउ, एग्ज़ाम इज़ कमिंग नियर। वैसे मैं भी अपनी गलतियों से सीख रही हूँ एंड आई होप आप भी सीख रहे होंगे। हमने PYQ सीरीज स्टार्ट इसीलिए की थी ताकि हमें पता चले कि पास्ट में जो मिस्टेक्स हो सकती थी, जो मिस्टेक पॉइंट्स थे, हम हमारे इस पेपर में ना करें। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पेपर ऑफ 2019 पेपर 1 एंड ऑलरेडी हमने वीडियोस हिस्ट्री के जो हमारा पेपर 2 है और पेपर 1 23, 21, 20 का अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी रहे, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं और एल्स आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पेपर है 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स और हमें इसके लिए अप्रॉक्स टाइम लगेगा 1 आवर। आप वीडियो 1.5 पर भी देख सकते हैं इफ़ आपके लिए वो सूटेबल है तो। एंड आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज़ यूज़ ईयरफोन्स एज देयर इज़ अ लॉट ऑफ वॉइस इन माई लोकेलिटी। ओके, yes, starting with the first question, very first question. Is the screen and question visible? Okay. reflective level teaching is काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज़, हमने अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी एंड रिफ्लेक्टिव तीनों पेपर में रिवाइज़ किया है। हम फिर से इस पेपर में भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। जो मेमोरी है वो मोस्ट बेसिक एंड लीस्ट थॉटफुल है, देन जो अंडरस्टैंडिंग है वो मॉडरेटली थॉटफुल है एंड जो रिफ्लेक्टिव रहती है वो मोस्ट थॉटफुल होती है। सो हियर क्या पूछा गया है कि वो क्या है, टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर है। सो इट इज़ ऑप्शन डी। इट्स नॉट नीदर टीचर सेंटर्ड नॉर सब्जेक्ट सेंटर बट इट इज़ लर्नर सेंटर। यानी कि जो लर्नर रहता है वो उसमें सबसे बड़ा प्राइमरी फोकस रहता है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम रेजिंग सब कुछ होता है। यस, बाकी के वीडियोस में भी मैंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से आपने इसका रिवीजन अच्छे से करना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में अपकमिंग आपके लिए वो डिफ़िकल्ट ना हो। द अडल्ट लर्नर इज़ peer motivated, self motivated, family motivated, society motivated. So it is self motivated. हमें सेल्फ मोटिवेशन से ही पढ़ाई करने की इच्छा होती है, राइट। व्हेन वी आर सेल्फ मोटिवेटेड ओनली देन वी डू सीरियस स्टडीज। दिस वॉज गिवन बाय नॉलेज, नाम लिख देते हैं हम, knowledge gave few characteristics of adult learning: motivated to learn, self-centered experience, self-directing, autonomous, goal oriented. Okay, practical and focus on aspects, respect senior and they are volunteer learners. जो seniors होते हैं वो volunteer learners होते हैं. Relevancy oriented, varied interest, values, habits, require more time to practice new skills, own self-esteem and ego, evaluate learning in terms of results, have their own strategies and pattern of learning. ये सारे हैं adult learners के qualities या समझ सकते characteristics. Yes, then question number 3, massive open online courses are, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन हैं यही पेपर में। These are flexible and open form of self-directed online learning designed for mass participation. Yes, flexible open form of self-directed online learning designed for mass participation. जैसे स्वयं है, स्वयं इसी का प्लेटफॉर्म है। Yes, एंड ये डेवलप किसने किया था? बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। enhance quality of education, to enhance quality of education. So what are the objectives? Open access, global self-directed, free video based instructional content, problem sets and forums. एंड इसमें लर्निंग कैसी होती है? ओपन, पार्टिसिपेटरी एंड लाइफ लॉन्ग। कभी भी हम जाकर उस पर लर्न कर सकते हैं। ओके, एनी टाइम, एनीवेयर, एनीवन, इसकी फिलोसफी है एंड स्वयं इसी का प्लेटफॉर्म है, ये भी ध्यान में रखिए। मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स, लास्ट पेपर में ट्रेडिशनल टीचिंग के बारे में था, इस पेपर में मॉडर्न टीचिंग। तो मॉडर्न टीचिंग में आएंगे बट ऑब्वियसली स्मार्ट बोर्ड्स, ये स्मार्ट बोर्ड्स, डिजिटल बोर्ड्स। ओके, बाकी ये ग्रीन बोर्ड्स जिस पर चौक से लिखते थे, चार्ट्स भी पुराने मतलब ट्रेडिशनल में आएगा एंड मैप्स भी ट्रेडिशनल में ही आएंगे। हम तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। ओके, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड होता है ये जो स्मार्ट बोर्ड होता है, कंट्रोल बाय कंप्यूटर। Then next question, 5th, which of the following is not applicable to the internal assessment? Not applicable. So the option is use of only achievement test,
अभी इंटरनल असेसमेंट क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसीजर होती है जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको यूज़ करते हैं टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट, यानी कि कंक्लूड करते हैं कि कैसे है, किस टाइप की क्वालिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी इंसान के या ऑब्जेक्ट के. कलेक्ट एविडेंस, मेक जजमेंट, एविडेंस बेस्ड जजमेंट. एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल होती है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है, एंड एक्सटर्नल टर्मिनल होती है, यानी कि टर्म एंड में होती है. तो इंटरनल, लर्नर एंड ट्यूटर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन असेसिंग प्रोग्रेस थ्रू वैरायटी ऑफ टेस्ट या फिर कंटिन्यूस रिसर्च. इट इज़ कंडक्टेड इन स्कूल. जो इंटरनल है वो इन स्कूल होती है, एंड जो ये एक्सटर्नल होती है वो होती है एंड में, मतलब समेटिव टाइप, टर्म एंड में होती है. ओके तो इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन, लाइक हाँ, क्योंकि ये प्रोसेस के ड्यूरिंग चलती रहती है, तो यस. टेस्टिंग ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज, यस, कंटिन्यूसली हो रही है, पीरियडिक एंड कंटिन्यूस. इंटरनल का दूसरा नाम ही कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है, कंटिन्यूस असेसमेंट है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, sixth question. Dialogue method of discovering the truth was given by, we have already learned about Socrates in the last paper 2020. He has given the dialogue method. Now we will also go through the other. Plato ने क्या दिया था? Forms और theory of ideas. Forms और theory of ideas, जिसमें physical world is not as real or timeless, absolute, unchangeable ideas. ऐसा ही दिया है इसमें तो. देन फ्रोबेल ने प्ले, मतलब इन्होंने प्ले को प्रमोट किया था, प्लेइंग को प्रमोट किया था कि बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो सबसे ज़्यादा प्लेइंग से होती है. यस, हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज इन चाइल्ड सोल. हर्बर्ट ने क्या दिया था? 5 स्टेजेस सजेशन ऑन क्लासरूम टीचिंग के ऊपर 5 सजेशंस दिए थे, जैसे कि प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जर्नलाइजेशन, एप्लीकेशन. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लासरूम टीचिंग हर्बर्ट ने दिया था, हो गया यहाँ तक. अभी नेक्स्ट, इफ वन वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन नॉमिनल स्केल एंड द अदर वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन इंटरवल स्केल, द अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड विल बी. अभी हमने ग्रेडिंग के बारे में, स्केल ऑफ मेजरमेंट्स पढ़े थे लास्ट पेपर में, तो उसमें हमने इसके बारे में भी पढ़ा था कि नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल, 4 टाइप के स्केल्स होते हैं. तो उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, हमने वो भी पढ़े थे. तो इसमें क्या पूछा है कि ये अगर एक वेरिएबल नॉमिनल है और दूसरा इंटरवल है, तो ये अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड कौन सी होगी? इट विल बी एक्सपेरिमेंटल मेथड. ओके, अभी एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? टू स्टडी रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल अंडर कंट्रोल कंडीशन. मतलब इंडिपेंडेंट कौन सा इसमें, जो ये रहता है इंटरवल, ये इंडिपेंडेंट रहता है, ये इंडिपेंडेंट है, और जो नॉमिनल होता है ये डिपेंडेंट रहता है. ओके, अभी ना मैं और एक चीज़ बोलती हूँ, जैसे कि क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या है? क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है, 2 टाइप के वेरिएबल्स है. तो जो क्वालिटेटिव है ये कौन से है? डोंट वरी, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, पर मैं PDF भी प्रेजेंट कर दूँगी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में. नॉमिनल, क्वालिटेटिव नॉमिनल है, एंड क्वांटिटेटिव कौन सा है? एनी गेसेस? क्वांटिटेटिव है ऑर्डिनल एंड इंटरवल, ये दोनों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. उप्स सॉरी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में रिलेशन पता करते हैं. नॉमिनल डिपेंडेंट और इंटरवल इंडिपेंडेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस माने टेंटेटिव, हाइपो का माने मतलब है टेंटेटिव, एंड थेसिस का मतलब स्टेटमेंट अबाउट सोल्यूशन, या कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए कोई सोल्यूशन देना, मतलब टेंटेटिव, पक्का नहीं, कन्फर्मेटिव नहीं है. तो प्राइमरी फंक्शन है, इट इज़ स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, सो इट इज़ पॉसिबल टू टेस्ट देम. स्टेट स्पेसिफिक रिलेशन मतलब डायरेक्ट रिलेशन बता देते हैं तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, इसका मतलब टेस्टेबिलिटी होगी. ऑब्जेक्टिविटी कंपलसरी है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस. सिंपल रहनी चाहिए, स्पेसिफिक रहनी चाहिए, कंसेप्चुअली क्लियर चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी. तो अभी बचा क्या? एंड रिलेटेड टू थ्योरी. अभी हवा में तो हम बात नहीं कर सकते, इसीलिए ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, वो सिंपल रहना चाहिए. ओके, सिंपल रहना चाहिए.
नाइन्थ, इफ़ मीन एंड मीडियन ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 एंड 22 रिस्पेक्टिवली, देन मोड, अभी इसमें नया पूछा है मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। अभी मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू। और मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर होता है नंबर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देते हैं। फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। सो अरे इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन क्या है हमारा 22 माइनस 2 इंटू मीन 20। तो क्या आएगा आंसर 66 माइनस 40। क्या आएगा 66 माइनस 40, बोलो 26। यस 26, आंसर इज 26। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये वाला फॉर्मूला। ओके अभी 10th क्वेश्चन, यूजिंग समवंस एल्स रिसर्च विदाउट ड्यू एक्नॉलेजमेंट इज कॉल्ड कॉपीराइट, पैलेग्रिज्म, पब्लिकेशन, पेटेंट। तो इसका आंसर है पैलेग्रिज्म। मतलब अगर आपने मेरा कंटेंट कॉपी किया है और मुझे विदाउट एक्नॉलेजमेंट, विदाउट क्रेडिट, तो वो हो जाएगा पैलेग्रिज्म। एक्ट ऑफ कॉपिंग एन आइडिया, स्टीलिंग मतलब चोरी करना किसी का आइडिया। इट मे बी इंटेंशनल, अनइंटेंशनल। मोज़ेक यानी कि बीच बीच में वर्ड डालना, या फिर पैच राइटिंग, कम्प्लीटली उसमें का उस ओरिजिनल में से कुछ पैराग्राफ्स या कुछ डायरेक्टली कॉपी कर लेना। और सेल्फ पैराग्रिज्म भी एक और होता है, सेल्फ पैराग्रिज्म, जिसमें ओन प्रीवियसली पब्लिश्ड मटेरियल को फिर से पब्लिश करना, पहले किया हुआ है फिर से उसको पब्लिश करना। ओके इट कैन बी इंट्राकार्पल, कॉपिंग फ्रॉम अदर इन द सेम सबमिशन। एक्स्ट्राकार्पल, कॉपिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे कोई जर्नल वगैरह। और ऑटो प्ले क्या होता है, साइटिंग वंस ओन वर्क विदाउट एक्नॉलेजमेंट, मतलब खुद का ही बताना पर उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज नहीं करना कि मुझे किसने हेल्प किया है किसने नहीं किया है, खुद का भी एक्नॉलेजमेंट प्रॉपरली नहीं बताना। अभी ये पैसेज है, अभी ना मैं एक पैसेज के लिए एक बहुत ईजी वे में मैं आपको एक न्यू वे बताती हूँ। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम जाकर पैसेज में सर्च करेंगे। यस मैं यही मेथड एग्जाम में फॉलो करती हूँ। इन द पैसेज इट इज इम्प्लाइड बाय ऑथर दैट हिज फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेंचुरी इज, अभी पैसेज में दिया है इन द पैसेज, और स्टार्टिंग में है तो मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग में रहेगा। अ सेंचुरी में बी डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर मैन इज पैसिव एंड द रेस्ट ऑफ नेचर इज एक्टिव। ऐसा कुछ दिया है क्या हमारे क्वेश्चन में? ओके इसमें ऐसा पूछा गया है कि ये कैसा मतलब क्या हो सकता है, उसमें ऐसा बताया कि मैन इज पैसिव नेचर इज एक्टिव। तो समवॉट आइडियलिस्टिक, क्वाइट रॉन्ग, नहीं रॉन्ग तो नहीं है, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल नो, डिफिकल्ट टू डिफरेंट नहीं, सो इट इज समवॉट आइडियलिस्टिक, यानी कि थोड़ा हाई लेवल का है। द ऑथर सीम्स टू बी मच कंसर्न अबाउट द एक्टिव रोल ऑफ मैन इन प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। Active role concern. He is afraid to the fact that it would lead to the imbalance of ecological system. He is sure that it is beneficial for mankind itself. He thinks that man's passiveness is not a sign of his being alive. He is more idealistic. अभी मेरे हिसाब से अगर बिना ऑप्शंस देखे बिना पैसेज देखे करें तो भी ये अप्रोप्रिएट लग रहा है, फिर भी हम एक बार पैसेज में देख लेते हैं। See, he can strangle to death all nobler wildlife in the world today. Tomorrow he will certainly have done so unless he exercises due foresight and self-control. Self-control माने कि balance. इसीलिए हमारा वो आंसर काफ़ी अप्रोप्रिएट था, ए। He is afraid of the fact that it would lead to imbalance of the ecological society system. Okay? The above passage can be a part of an article in scientific journal, an argument in front of court of law, a part of speech delivered to an educated audience, an extract of scientific report. अभी ये भी हमको पैसेज में से ही समझेगा कि वो क्या था। देयर इज नॉट अ स्लाइटेस्ट डाउट दैट ओके
Okay, I have read the passage previously and I even got the answer कि it is a form of speech. Yes, it is somewhat mentioned here only. Wait a minute. Yes, we were discussing that it is mentioned in the passage. See here, but it is the wanton killing that I am speaking of tonight. Like ये speech है. This is a speech, okay? Part of a speech. Sorry, the video was struck due to some technical issue, and my voice was not audible. A part of speech delivered to an educated audience. The author intends to convey the message that man is quite a clever animal. If man failed to maintain the ecological balance, it will harmful in long run. Man wishes to destroy the wildlife as it is harmful for his existence. The balanced ecosystem will decrease the importance of man in overall affairs of the universe. अभी क्या लगता है, मतलब सिर्फ खुद के इंटेंट पर से इफ़ द मैन फेल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इट विल बी हार्मफुल इन द लॉन्ग रन. फर्स्ट क्वेश्चन में भी जो 11th क्वेश्चन था उसमें भी ऐसे ही था. सो इसमें भी वही उसके ही अराउंड है. नाउ द टोन ऑफ ऑथर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज बीइंग सार्कास्टिक. डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ह्यूमरस नहीं है क्योंकि उसमें कुछ ह्यूमर फनी कुछ भी नहीं है. नरेटिव भी नहीं क्योंकि वो कुछ नरेट नहीं कर रहे, कुछ बता नहीं रहे, ऐसे स्टोरी नहीं बता रहे थे. इट इज़ सार्कास्टिक, लाइक वो अपने जो डिसलाइक्स है उसको इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं. सार्केजम. नाउ 16. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर देवल, कम्युनिकेशन मीन्स ऑप्शन सी परसेप्शन. एक्चुअली द राइट आंसर इज शेयरिंग ऑफ आइडियाज. Yes, but in our answer key, official answer key, the answer is C, perception. Process by means of which an organism receives and analyzes information affected by selection, organization and interpretation. सिंपल वे में परसेप्शन माने कि जो भी हम अपने सेंसेस के थ्रू रिसीव करते हैं उसका एनालाइज कर कर हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, दैट इज परसेप्शन. To select media to teach a lesson to class, teacher should consider objectives of lesson, age group of student, knowledge about the media to be used and और क्या कंसिडर करना चाहिए टीचर ने, इवैल्यूएशन सिस्टम, कि वो किस बेसिस पर बच्चों को स्टूडेंट्स को एट द एंड इवैल्यूएट करेंगे कि उनकी कितनी ग्रोथ हुई है, प्रोग्रेस. 18. ट्रैफिक सिग्नल्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल. वर्बल जो ओरल या फिर रिटर्न होते हैं एंड नॉन वर्बल होते हैं जो बिहेवियरल पैटर्न्स पर डिपेंड करते हैं. यस, एंड इट इज़ क्लासीफाइड एज, इसके और क्लासिफिकेशन है नॉन वर्बल के, क्लासीफाइड एज काइनेसिक्स, देन 6 है यहाँ पर बेटा. ओके, देन आता है बॉडी मूवमेंट. काइनेसिक्स की इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट. देन प्रोक्सेमिक्स इज स्पेशल डिस्टेंस जो एक रिसीवर और सेंडर के बीच में होता है जिससे कि क्वालिटी इम्पैक्ट द क्वालिटी एंड द कंफर्ट लेवल, जिसमें दोनों का कंफर्ट लेवल भी होता है. पैरा लैंग्वेज यानी कि यूज़ ऑफ नॉइजेस, पैरा लैंग्वेज यूज़ ऑफ नॉइजेस एंड देन साइन लैंग्वेज. ये तो हमें पता है, जो यूजुअली जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, डेफ होते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं. ये सारे नॉन वर्बल में क्लासीफाइड है, क्लासिफिकेशन है नॉन वर्बल के. Then 19. Customer coming to mall and sharing some common interest and group-based activities are steadily increasing. This is an example of open group. Yes, some might have thought कि peer to peer हो सकता है, but open group का suitable है because इसमें new members भी join हो रहे हैं ना. थोड़ी ना, मतलब peer to peer में कैसे होता है कि जो peer होते हैं वो सेम एज, सेम जेंडर या फिर सेम इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं जो ज्वाइन होते हैं. बट यहाँ पर न्यू कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं जो पता नहीं सेम एज के हो या सेम इंटरेस्ट वाले हो, कैन ज्वाइन एनी टाइम एंड एवरीवन इज फ्री टू बी ए पार्ट. प्राइवेट ग्रुप क्या होता है, क्लोज ग्रुप प्राइवेट ग्रुप का टाइप होता है जिसमें सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. एंड हायरार्कियल क्या होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जब मतलब टॉप पर कुछ होते हैं फिर उनके अंडर कुछ होते हैं, ऐसे हायरार्कियल. 20. समटाइम्स मास मीडिया मिसलीड सोसाइटी बिकॉज रिसीवर्स आर. दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो 21 में आया. हेटेरोजीनियस. यस, उसमें भी ऐसा ही था कि परसेप्शन अलग होते हैं लोगों के, इसी वजह से. मास मीडिया यानी कि मास प्रोड्यूस मैसेजेस ट्रांसमिटेड टू लार्ज एनोनिमस एंड हेटेरोजीनियस पीपल, मास ऑफ पीपल. नाउ 21. मैथ्स है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है,
So please be patient and focus. In a game with two players x and y, given n is not greater than 4, number of circles drawn on a plain paper alternative, each one of x and y is supposed to join two circles which were not already joined by a line. दो सर्कल को एक लाइन से ज्वाइन करना है. द विनर इज वन हु ज्वाइंस द लास्ट अवेलेबल पेयर ऑफ सर्कल्स एंड द गेम एंड्स. अगर x ने स्टार्ट किया है तो x always wins, y always wins, x wins whenever n is odd, y wins whenever n is a power of 2. अभी हम ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं. मतलब इन्होंने कंडीशन क्या बोली है, अगर सपोज सर्कल को हम लेंगे n लाइन को हम लेंगे n रेज टू c रेज टू n पावर 2. यहाँ पे n c आएगा जिसको पावर क्यों नहीं चल रहा है, वाई इज नॉट वर्किंग, n अरे n और यहाँ पर 2. ओके, तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि एक पेयर मतलब पेयर यानी टू सर्कल को एक लाइन ज्वाइन करेगी. ओके, सो अगर n रेस्ट c2 की वैल्यू होती है और तो x जीतेगा, अगर c2 की वैल्यू इवन होती है तो y जीतेगा. ठीक है, अभी हम c2 को देखते हैं. हम अभी वैल्यूज़ लेते हैं. सपोज वैल्यू ली है 4 तो c2 क्या आएगा, वैल्यू ली है 4 तो c2 आएगा 6, यानी कि c2 आएगा 6. मतलब क्या cn4 उसका उसमें 2 ऐड करेंगे तो 8 और 6 डबल करना है शायद. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. मुझे ये क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन भी हुआ था. एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन मैथ्स ऑल्सो. आई विल बी वेरी क्लियर कि मैं मैथ्स एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैंने इसका सोल्यूशन जो मुझे मिला था मैं उस हिसाब से बता रही हूँ. किसी को अगर इसका एग्जैक्टली आंसर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ. 15 इसमें ऐसा बताया है, क्वेश्चन ऐसे ही दिया है. एंड 8 तो इसमें उन्होंने आंसर कैसे जस्टिफाई किया है कि जब इवन होता है तो एक्स वाई विल विन. ठीक है, एंड देन इसमें बोला है कि जब ऑड होता है तो एक्स विन करेगा. बट यहाँ पर जो ऑड है हमारी वैल्यू 5, उसका जो आंसर है वो 10 है जो कि इवन नंबर है. तो इसका मतलब एक्स नहीं जीतेगा. तो ये आंसर भी गया और ये आंसर भी गया. अभी 4 का 6 आएगा बट 6 का 15 आ रहा है. तो इसमें ऐसा कंक्लूड किया है कि y विन्स वेन एवर n इज़ अ पावर ऑफ 2. n इज़ अ पावर ऑफ 2 मतलब जो हमारा n है वो अगर 4 है, 8 है, 16 है तो फिर y जीतेगा. ओके, सो इसका आंसर भी डी है. y विन्स वेन एवर n इज़ अ पावर ऑफ 2. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. मुझे ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है बिकॉज मुझे इसका एग्जैक्टली ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मिला गूगल पर भी एंड हर तरफ, तो मुझे नहीं आइडिया है. इफ़ एनी वन नोज लिटिल बिट प्लीज़ लेट मी नो. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिमिलरली ये दो क्वेश्चन मुझे थोड़े डिफिकल्ट ही लगे थे. इन अ क्लासरूम देयर आर 10 चेयर्स C1 C2 रो C1 C2 C3 अप टू C10 विच आर लेबल्ड 1 to 3 up to 10 arbitrarily but satisfying the condition k is not greater than j, k under j whenever I is not greater than j, where k1 k2 k3 up to 10 labels given to the chair C1 C2 C3 C10 respectively, then which of the following is true. अगर C1 है तो ये चेयर का लेवल होगा K1. ये लास्ट वाले स्टेटमेंट में दिया गया है. ओके, सो सिमिलरली C2 का होगा 2. लाइक C1 है तो यहाँ पर 1, C2 2, C3 3, ये पहली कंडीशन. तो फिर सॉरी यहाँ पर लिखती हूँ CI इज इक्वल टू KI इज इक्वल टू 1. अगर हमने C1 लेवल 2, अगर C1 को लेवल दिया 2 का तो C3 का रहेगा 3 और मोर, फिर C2 का रहेगा 3 और मोर, फिर C4 का रहेगा C3 का रहेगा 4 और मोर ऐसे. पर C10 का रहेगा 10 ही, क्योंकि 10 के ऊपर तो लेवल्स ही नहीं है. ओके, तो यहाँ पर भी हो रहा है CI इज इक्वल टू KI इज इक्वल टू 1 फॉर सम. इसीलिए इसका आंसर उन्होंने क्या दिया है, 22 का आंसर क्या दिया है उन्होंने A.
फॉर सम आई के आई इज इक्वल टू आई। अगेन मुझे ये क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया था, ये मैंने गूगल से ही देखा है आंसर। आई एम सॉरी बट आई कैन प्रोवाइड विद दिस ओनली। एटलीस्ट आई एम नॉट ड्रॉपिंग द क्वेश्चन एज सम अदर वीडियोज़ आई हैव गॉन थ्रू फॉर द सेम। येस, मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी देखे थे इसके लिए, आपकी मेहनत बचा रही हूँ मैं। देयर आर फ्लावर्स इन अ बास्केट विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 5 persons स्टैंडिंग इन अ रो। फ्लावर्स, द सेकेंड पर्सन रिसीव, अभी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रिसीव्ड हाफ ऑफ द फर्स्ट, फिर थर्ड को मिले हैं सेकेंड के हाफ, फिर फोर्थ को मिले हैं थर्ड के हाफ, एंड देन फिफ्थ को मिले हैं फोर्थ के हाफ। और अभी यहाँ पर डायरेक्टली दिया है फिफ्थ पर्सन ओनली 1 फ्लावर, देयर आर नो फ्लावर रिमेनिंग। तो अभी हाउ मेनी फ्लावर्स वेर देयर इन द बास्केट, सीधा सीधा पूछा है कि फ्लावर कितने हैं बास्केट में। अभी सपोज सी को फिफ्थ को कितना मिला है, एक ही मिला है, तो जो अपना पर्सन 5 है उसको तो एक ही मिला है, ठीक है। पर यहाँ पर और एक कंडीशन दी है कि जो P5 है वो किसका हाफ है, हाफ ऑफ P4। तो अभी हमारे पास P5 की वैल्यू है 1 × 2 इज इक्वल टू P4। तो P4 कितना हो गया 2। अभी ऐसे ही हम P3 का निकालते हैं, P3 2 × 2 4, P4 सॉरी P2 4 × 2 कितना हो गया 8, फिर P1 कितना हो गया 8 × 2 16। तो अभी 16 + 8 + 4 + 2 + 1 टोटल होता है 31। आंसर इज 31। समझा क्वेश्चन? हमने P1 की P5 से क्वेश्चन स्टार्ट किया। If 6 men or 8 children complete one task, second 25th question, 6 men, 8 children, 24 days. How many days will be required to complete the task for 7 men and 12 children? If you are not very pro in maths, I will suggest क्वेश्चन ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, ओके। 6 men 8 और 8 चिल्ड्रन और दिया यहाँ पर ना, ये चेक करो। तो इसमें क्या बताया है कि 6 men है इज इक्वल टू 8 चिल्ड्रन हो गए, और एक टोटल 24 डेज में काम कंप्लीट करते हैं दोनों में से। हाउ मेनी, अब यहाँ पर है ना क्वेश्चन में एंड दिया है, 7 men and 12 चिल्ड्रन को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे क्वेश्चन में ये निकाल सकते हैं कि एक मैन की वैल्यू क्या हो रही है, एक मैन की 8/6 चिल्ड्रन, दैट इज़ 4/3, सिंपल मैथ्स, चिल्ड्रन, ठीक है। तो अभी हमारे पास में 7 मैन है, ओके। तो अभी 6 men इज इक्वल टू 8 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 24 डेज दिया है हमारे पास में। तो अभी यहाँ पर पूछा है 7 men and 12 चिल्ड्रन, तो अभी 7 men लेना है हमें। 7 men कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, सॉरी पहले हमको ना एक मैन की वैल्यू निकालनी है। 1 मैन क्या है, 1 मैन की वैल्यू निकालनी है जो आएगी 8/6, दैट इज़ 4/3 आएगी, ओके। देन उसके बाद में 4/3 चिल्ड्रन हो जाएगी ये वैल्यू। अभी 7 men है तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 7 men की वैल्यू 4/3 × 7, 4/3 × 7 इज इक्वल टू 28/3। कैसे, 3 से 28/3, 4 7 ज़ा 28/3 चिल्ड्रन, 7 men। तो अभी हमको टोटल निकालना है, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास, टोटल चिल्ड्रन है 12, तो प्लस ऐड हो रहे हैं हमारे पास में और बच्चे 28/3। तो अभी 12 × 3 कॉमन एलसीएम निकालना पड़ेगा, 12 × 3 36, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 3 विच विल बी इक्वल टू 64/3। आ गई ये वैल्यू। तो अभी मैं यहाँ पर इज इक्वल टू डाल नहीं रही हूँ, डाल देती हूँ, ईजी हो जाएगा, ठीक है। अरे
तो अभी आगे क्या करना है, वेरी इजी, 64/3 कर लिया। तो अभी 8 चिल्ड्रन को कितना लग रहा है, 8 चिल्ड्रन को लगे 24 डेज, तो 8 को लगे 24 डेज, तो इज इक्वल टू 64/3 को कितने लगेंगे, 64/3 इंटू एक्स, ये कौन सा सिंबल आ रहा है, इंटू एक्स। तो अभी सीधा 8 इंटू 3, ये जो नीचे का 8 इंटू 24 इंटू 3, जो नीचे का 3 है, डिवाइडेड बाय 64। अभी यहाँ पर तो एलसीएम नहीं निकालना है, इज इक्वल टू एक्स। तो 64, 8 8 सा 64, यानी कि नीचे का तो 8 8 सा 24, 8 8 सा 64, 64 तो 8 सा कट, 8 3 सा 24, सो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू एक्स। तो 9 की एक्स की वैल्यू है 9। थोड़ा टाइम लगेगा मुझे पता है, बट आई हैव टू इंश्योर दैट यू ऑल अंडरस्टैंड। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, जिनका मैथ्स छोड़कर काफ़ी टाइम हो गया। नाउ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वी हैव टू कवर द क्वेश्चंस फास्ट। आगे डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चंस होते हैं। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द कॉरस्पॉन्डिंग बेस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस, लेंथ ऑफ द बेस। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो हम यहाँ पर एल्टीट्यूड को ले लेंगे ए, बेस को ले लेंगे बी, एंड यहाँ पर एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 2 बेस 2b। तो एरिया कितना है हमारे पास 128, लेंथ को ले लेंगे 2b इंटू बी, सो 128 2b स्क्वायर 128/2 इज इक्वल टू b स्क्वायर, 64/b स्क्वायर, सो b इज इक्वल टू 8। 64 का किसका स्क्वायर रूट है, 8 का, सो आंसर इज 8 सेंटीमीटर। यस, नाउ अरेंज द फॉलोइंग, ग्रास कर्ड मिल्क काउ बटर। अभी इस पर से कैसे आएगा, डी, आंसर इज डी। सबसे पहले तो गाय माता, देन ग्रास, देन मिल्क, कर्ड, और कर्ड से बटर। बटर तो सबसे एंड में निकलता है। इफ द टर्म HJLN इज कन्वर्टेड इनटू ILOR, देन बाय द सेम प्रिंसिपल व्हाट कुड बी द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द टर्म DFXJ। तो इसमें ना काफ़ी ईजी है, +1 लिया है, +2 है, +3 है, +4 है। तो ऐसे ही D का +1 आता है E, F का +2 आएगा F, J H H, H का +3 आएगा I J K, एंड J का +4 क्या आएगा, LMN, एंड I J K L M, N 4th नंबर पर आएगा। ओके, ऐसे 4th वाला जो नंबर तो वो लेना था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, B, IKIHKN। परसेप्शन, सॉरी, पैरट्स हैव ग्रीन कलर, दिस स्टेटमेंट इज एन 28, दिस स्टेटमेंट इज एन परसेप्शन। क्योंकि हमने पैरट को ग्रीन कलर है, ये हमारे आइज जो कि सेंसेस है उसके थ्रू देखा है। परसेप्शन का और एक नाम क्या है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अरे प्रत्यक्ष, यानी कि प्रति मतलब फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन, और अक्ष मीन्स सेंस ऑर्गन। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन इसका टोटल प्रत्यक्ष का। तो ये 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने जो अनुभव से, जो सेंसेस के थ्रू आते हैं, और इनडायरेक्ट जो रहता है, जो मेमोरीज रहते हैं, स्मृति, उसके थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कंक्लूजन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ऑल डोंकीज आर हार्ड वर्किंग, सम हार्ड वर्किंग एनिमल्स आर ह्यूमन बींग्स, सम डोंकीज आर हार्ड वर्किंग एंड सम डोंकीज आर ह्यूमन बींग्स, कंक्लूजन में। ओके, तो अभी इसमें क्या है ना, सबसे पहले तो सब ऑल डोंकीज, जो डोंकीज है, ये डोंकीज, इसका ये ऐसा बता रहे हैं हार्ड वर्किंग है, ऑल डोंकीज आर हार्ड वर्किंग, एंड सम ह्यूमन बींग्स आर सम हार्ड वर्किंग एनिमल्स आर ह्यूमन बींग, माने कि जो ह्यूमन बींग्स है वो हार्ड वर्किंग। तो इसमें ऐसा आ जाता है सम डोंकीज आर हार्ड वर्किंग एंड सम डोंकीज आर ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर है C, 1 and 2 बोथ। यस, मुझे पता है कि आपको कहाँ कन्फ्यूजन हुआ होगा कि हम पहले हार्ड वर्किंग लेंगे, फिर यहाँ पर डोंकी लेंगे, और फिर ह्यूमन बींग, सॉरी, फिर यहाँ पर ह्यूमन बींग ले लेंगे। एक्चुअली एट मेनी प्लेसेस इट इज़ ऑप्शन A ओनली,
बट हमारे ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? बॉयज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स। सी, जिस तरह हमें बताया है वही आंसर है हमारा, ऑप्शन ए। बाकी भी देख लो, यहाँ पर कैसे आएगा, ये स्टूडेंट्स के लिए आ जाएगा, ये है गर्ल्स, ये है बॉयज़। समझा? क्वेश्चन नंबर 31, a report regarding certain examination is given below. Total number of candidates 1000, number of male candidates 550, number of candidates passed 700. The number of successful male candidates will lie between the limits. अभी इसमें लिमिट पूछा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 1000 है, एंड हम पास कितने हैं, 700। तो हम सबसे पहले तो परसेंटेज निकालेंगे, 700/1000, क्योंकि 1000 टोटल नंबर है, ओके, इंटू 100। तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, 70%। अभी 70% हम किसका वैल्यू देंगे, 70% वैल्यू किसका आएगा, 550 का। 70% ऑफ 550, क्योंकि हमें टोटल मेल निकालना है, फीमेल नहीं निकालना, ठीक है। देन 550 का 70%, क्यों नीचे नहीं जा रहा है, ये 70 into 550. Today my system is working very stupidly, I don't know why. 70 into 550 divided by 100, आंसर आएगा 385। ट्राई कर लो खुद ही, 100 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 into 55 385, ठीक है। तो ये कौन से रेंज में आ रहे हैं, 250 से 550 के रेंज में आ रहे हैं, ओके, ऑप्शन बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा का है। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन द स्टेट डी। मेल एम्प्लॉयज़ इन द स्टेट डी, ये है स्टेट डी, टोटल 40,000 है, 14:6 रेशो है, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल फिर रेशो है, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ मेल। तो हमारे पास 40,000 टोटल है, और 14/16 अरे 14/6 इज इक्वल टू 14 इंटू 2 ले लो, डिवाइड बाय 6 इंटू 2 ले लो, 14 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 28/6 2 12। तो अभी 28 + 12 करो, 28 + 12 होता है 40। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 28:12, मतलब 28,000 मेल बाय 12,000 फीमेल है क्या हमारे आंसर में, यस, ऑप्शन सी 28,000। अभी आंसर नेक्स्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल एम्प्लॉयज़ इन द स्टेट बी। मतलब पीजी कितनी है फीमेल एम्प्लॉयज़, हमें अब स्टेट बी में जाना है। हमारा स्टेट बी कितना है, इसकी पॉपुलेशन टोटल है 30,000, 8:7 रेशो है, और पीजी कितने टोटल 50%, 50%। तो अभी हम वही मेथड से जाएंगे जो हमने अभी सॉल्व किया ना, 30,000 ओके, 8:7 दिया है यहाँ पर, 8:7 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 डिवाइड बाय 7 इंटू 2, इज इक्वल टू 8 इंटू 2 इज 7 इंटू 2 कितना होता है, 8 2 16 डिवाइड बाय 14, 16 + 14 कितना होता है, 16 + 14 होता है 30। तो हमारा आंसर कैसे आ रहा है, 16,000। टोटल फीमेल हमारे पास कितनी है, 14,000 है, 14,000 फीमेल। अभी पूछा है 50% ऑफ 14,000, 15% ऑफ 14,000 कितना होता है, 7,000। सिंपल, आधा 14, 14 का आधा 7,000। तो हमारा आंसर है 7,000, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 7,000। ट्राई टू सॉल्व द डाटा इंटरप्रिटेशन फार्मूला क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर ज़्यादा 0 लिखे है क्या, हाँ मैंने यहाँ पर ज़्यादा किया है, 1 0 ज़्यादा लिख दिया, सॉरी। सिमिलरली यहाँ पर भी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है पाई चार्ट है। तो अभी इसमें कैसा दिया है,
हम ना सबसे पहले तो परसेंटेज यहीं पर निकाल लेते हैं, जिसका x% दिया नहीं है ना, हम इसका परसेंटेज यहीं पर निकाल देते हैं। टोटल 100% होते हैं 35 प्लस 20 प्लस तो 35 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 20 टोटल 90 होते हैं। तो 100 माइनस 90 ये हो जाएगा 10%। हमने यहीं पर ये निकाल लिया है पहले। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेपर इज 16,000 देन फाइंड द अमाउंट ऑफ अदर चार्जेस। जो अदर है उसका क्या होगा अमाउंट। पेपर का अगर 16,000 है तो ठीक है, पेपर का परसेंटेज कितना है, पेपर का है कॉस्ट ऑफ पेपर बी, इसका परसेंटेज है 20। कॉस्ट ऑफ पेपर है उसका परसेंटेज है 20%। देन हमारे पास में क्या पूछा गया है उन्होंने, अदर जो 10% है उसके चार्जेस। 1 सेकेंड ओके। सो अभी यहाँ पर क्या पूछा है, अगर कॉस्ट ऑफ पेपर है जो 16,000 है, कॉस्ट ऑफ पेपर क्या है 16,000, वो 16,000 कितने के लिए, 16,000 कितने परसेंट के लिए है, 20% के लिए है। तो अभी हमारे पास में क्या वैल्यू दी है कि x ले लो, एक वैल्यू x, अरे यार x वैल्यू ले लो एक, तो इसका आप परसेंटेज निकालो, इसका परसेंटेज दिया 10%। तो अभी कैसे करना है, अगर बेसिक चीज़ बताते हुए, वो जो होता है 16,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 20, ये 100 कट हो जाएगा दोनों का, तो 16,000 बाई 20 8,000 हो जाएगा। 16 बाई 2 8,000, अरे 8,000 टोटल 8,000 हो गई इसकी वैल्यू, है क्या 8,000, यस ऑप्शन सी 8,000। अभी द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10% ऑफ द रॉयल्टी अमाउंट, देन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इज, अभी रॉयल्टी अमाउंट का टैक्स डिडक्टेड है 10%, तो अभी रॉयल्टी का परसेंटेज कितना है टोटल, यहाँ पर रॉयल्टी है यहाँ पर रॉयल्टी कितनी है सी 15%, 15% ये रॉयल्टी का है, ठीक है। तो टैक्स डिडक्टेड 15%, अभी हमने 10% का निकाला, 20% का हमें पता है 16,000 जा रहा है और 10% का जा रहा है 18,000, तो जो 15% है इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगी, ठीक है ओके। अभी हमें पता है कि इन दोनों की वैल्यू इसके बीच में आएगी। वी हैव 20% फॉर 32,000 एंड 10% फॉर 20% फॉर 16,000 एंड 10% फॉर 8,000। तो सिमिलरली वी आर हैविंग 15%। तो अभी हम 15%, वी विल टेक 15% एज सी, 15% लेंगे हम 15%, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 16 एंड 8 के बीच में आएगी, दैट विल बी 12,000 ओके। 15% के लिए 12,000। अभी 12,000 में से उन्होंने बोला है कि 10% टैक्स डिडक्ट होगा, तो इज इक्वल टू 10,000 टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो 10 इज इक्वल टू 12,000 कर देंगे ओके। तो अभी हम इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10 इंटू सिंपल वे में वही परसेंटेज निकालना, डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो जाएगा 0 कर 12 इंटू 120 इंटू 10, आंसर है 1200। अभी लेट्स टेक आंसर इज 1200, यस ऑप्शन है 1200 रुपीज़ 1200। अभी 36 क्वेश्चन, ये डाटा इंटरप्रिटेशन इज क्वाइट ईजियर इफ़ यू नो द बेसिक ट्रिक्स एंड यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IPTV? इट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल television, option D. It is the internet is used to deliver TV programs through broadband or connection. Multiple TV sets can be used on a single subscription. Internet based TV, easy way में. The world's first computer ENIAC was developed in the year, option A 1945. It was actually developed between 1943 to 1945. 1943 से 45 के बीच में हुआ है ये डेवलप्ड। Yes, I am having OCD. Okay,
किसने डेवलप किया था ये? इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बाय इकार्ट एंड मॉकली. Which communication service has been recently closed in India? Postal, landline, telegram, fax. Option is telegram. Yes. क्योंकि अभी स्मार्टफोन्स का यूज़ इंक्रीज हो गया है, इसीलिए टेलीग्राम्स बंद हो चुके हैं. ये ब्रिटिश ईरा से चल रहे थे. For recruitment as a school teacher in Maharashtra, one must enroll himself or herself on the web portal Pavitra. Pavitra is the web portal by Maharashtra शिक्षक भर्ती भारती अंडर द मेगा भर्ती. ये एक एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट करता है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स. पवित्रा पोर्टल बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. बाय द वे सरल क्या है? सिंपल, ऑल इंक्लूसिव, रियल टाइम एक्शन ओरिएंटेड, लॉन्ग लास्टिंग पोर्टल. हमने इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. विच स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? इट इज़ अ प्रोजेक्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. ऑप्शन ए, it is a project by Department of Technology. No, it is a project under National Mission on Education through Information and Communication Technology of MHRD. तो ये कौन सी है? National Mission on Education through Information and Communication Technology by MHRD. Virtual Repository of Learning Resources. ओके, मतलब वर्चुअल लाइब्रेरी है एक तरह से ये बाकी करेक्ट है. देखो, इट इज़ अ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विद सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी फ्रेंडली टू डिफरेंट लेवल डेवलप बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, IIT खड़गपुर. दिस आर ऑल करेक्ट क्वेश्चंस, करेक्ट ऑप्शंस. कन्वेंशन ऑन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस इज, हमने इसके बारे में लास्ट 23 के पेपर में डिस्कस किया था. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड था. दिस इज मॉन्ट्रियल. रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन इन वियना इन 1985 which led to the international agreement in 1987. कब अडॉप्ट किया था? 1987. Okay, phase out ozone depleting substances like CFC, halogens, CH13 and CH3, CC13. By the way, वेसल क्या है? ट्रांसबाउंड्री हजार्डस सब्सटेंस के लिए है. रामसार है वेटलैंड के लिए. ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है कन्वेंशन, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ कन्वेंशन. यूनिट यूज टू मेजर नॉइस लेवल, इट्स डेसिबल. इट इज़ used to measure the sound intensity and it is after the person who discovered audiometer. किसने डिस्कवर किया था? ग्राम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, जिन्होंने टेलीफोन भी डिस्कवर किया था. नाउ 43, ग्रीन इंडिया मिशन वॉज पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज बाय PM's काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2008. काफ़ी पुराने करंट स्कीम्स और के भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें वो भी ध्यान में रखने चाहिए. इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज एस्टैब्लिश टू डेवलप कोऑपरेशन इन डेवलपिंग सोलर एनर्जी वॉज प्रपोज्ड बाय, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो. इट वॉज बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. येस. जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ फ्रांस एंड इंडिया, सूर्यपुत्र कंट्रीज, दैट इज सन्स ऑफ द सन. एंड इसका फाउंडिंग समिट कब हुआ था? 11 मार्च 2018 में हुआ था इंडिया में. 83 स्टेट्स ने ऑलरेडी फ्रेमवर्क को साइन कर लिया है, अग्रीमेंट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स थ्रू फूड चेन रिजल्टेड टू, व्हाट इज द आंसर ऑफ 45? बायोमैग्निफिकेशन. जब टॉक्सिन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है फूड चेन में और वो हार्म करते हैं, तो उसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन और बायो एम्प्लीफिकेशन. 46, टेक्निकल एंड साइंटिफिक एजुकेशन वॉज गिवन इन बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन. यस, मुझे भी वैदिक ही लगा था, बट आंसर की में आंसर है सी. मैंने क्रॉस चेक किया भी है, आंसर सी ही है. अकॉर्डिंग टू UGC लिस्ट, एंड ऑफकोर्स बुद्धिस्ट एजुकेशन भी काफ़ी डेवलप था. नालंदा यूनिवर्सिटी इज द एग्जाम्पल. अकॉर्डिंग टू UGC लिस्ट पब्लिश्ड द स्टेट विद द मोस्ट यूनिवर्सिटीज इज, ये 2020 का क्वेश्चन है और 20 की रिपोर्ट में आया था. ये सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान में है. टोटल अप्रॉक्स 84 यूनिवर्सिटीज़ है एंड टोटल इन कंट्री है 958, सब एफिलिएटेड देन डीम्ड, ये सारे. अब MOOC पर और एक क्वेश्चन है सेम पेपर में. फॉर क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MOOC कोर्सेज इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, MHRD हैज़ नोटिफाइड डैश इज़ वन ऑफ द 8 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स. अभी इसके 8 कोऑर्डिनेटर्स हैं, उसमें से एक कौन है? UGC. बाकी के कौन से है? IGNOU है, IIM बेंगलोर, NPTEL, UGC, CEC, NIOS, NCERT, NITTR. ओके.
49 most of the state universities are dash in nature, they are affiliating in nature, मतलब कि affiliated किसी यूनिवर्सिटी से, बड़ी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, संलग्नित। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन अरेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स फॉर प्रिंसिपल्स? इट इज़ ऑप्शन सी। इसका मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, क्विक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, अरे why it's not working properly today, planning and administration. Okay, National University of Educational Planning and Administrative. It is sometimes called NIEPA also, which is National Institute of Educational Planning and Administration. Hope you like today's video, guys. Please do like, share and subscribe. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए मेरे चैनल के बारे में, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले. ओके, थैंक यू, एंड आई विल प्रोवाइड द PDF in the Telegram group.